नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है कॉस्ट और इसके क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को जितना भी पढ़ें, हमेशा एक बात दिमाग में रहती है कि क्या इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे या इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये चैप्टर स्वयं में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन को फ्रेम आउट कर सकता है। तो आज इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको ना ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और ना ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी महसूस होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं कॉस्ट को किस प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं और उसकी मीनिंग क्या होती है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉस्ट को लॉन्ग रन में किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी, इन चीज़ों से हम कैसे टैकल कर सकते हैं और कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉस्ट की मीनिंग से। कॉस्ट होती क्या है? तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जनरली एक्सपेंसेस मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी इज कॉल्ड द कॉस्ट। नॉर्मल तौर पे कोई भी एक उत्पादक के द्वारा अपने बाह्य साधनों के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का खर्च करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्ट कहते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को और ज़्यादा विस्तार रूप में समझें तो इसका मतलब है कि जनरली एक्सपेंसेस मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी इज कॉल्ड कॉस्ट, बट द प्रोड्यूसर मेक्स द एक्सपेंसेस ऑन, प्रोड्यूसर किस पे एक्सपेंसेस करता है? जैसे ऑन वेजेस, लेबर के वेजेस पे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे, रॉ मटेरियल की प्राइसेस पे, ज़मीन के रेंट पे और एक्सेट्रा। ये जो है, ये इतनी चीज़ें हमको प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉन्सेप्ट बताने में हेल्प करती है। अगर इस डेफिनेशन को हम हिंदी में समझना चाहें तो आप हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में नोट कर लें। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस्ट की मीनिंग क्या होगी। इसका मीनिंग होगा कि लाभार्थत्व किसी वस्तु के उत्पादन के बाह्य साधनों पर उत्पादक के द्वारा किए गए व्यय को लागत कहते हैं। उत्पादक द्वारा श्रमिकों को मजदूरी, कच्चे माल की कीमत, भूमि भूमि का किराया आदि पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। ये इसकी हिंदी में डेफिनेशंस हो जाएंगी। तो ओवरऑल हमने कॉस्ट की डेफिनेशन समझी कि कॉस्ट एक्चुअली में होता क्या है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन की ओर। तो क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते समय हमको सबसे पहला क्लासिफिकेशन मिलता है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट, इसको हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट क्या होता है? मॉनेटरी कॉस्ट होता है द कॉस्ट एक्सपेंडेड ऑन एनी बाई प्रोडक्ट सर्विसेज बाई अ प्रोड्यूसर इज एक्चुअली कॉल्ड अ मनी कॉस्ट। यानी कि जो कॉस्ट है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अगर यूज़ की जाती है, उसमें अगर लगती है, उसमें अगर आती है, तो उसे मनी कॉस्ट कहते हैं। इसका और एक नाम है जिसको कहते हैं मॉनेटरी कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट या फिर मॉनेटरी कॉस्ट, बात एक ही हो जाती है। ये कुछ प्रकार की होती हैं, ये कुछ 3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहली होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट और तीसरी है नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो इसका होता है स्पष्ट लागत। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है अस्पष्ट लागत और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आप सभी जानते हैं, सामान्य लाभ। अब हम एक एक करके समझते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है और नॉर्मल प्रॉफिट हम किस स्टेज को कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये एक तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट रहती है जो कि रॉ मटेरियल के परचेजेस में जो खर्च की जाती है, उसमें जो कॉस्ट लगती है, उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। यानी कि एक्सपेंसेस मेड फॉर बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर, जो पेमेंट प्रोड्यूसर के द्वारा पेमेंट किया जाता है, किस चीज़ के लिए? बाई प्रोडक्ट खरीदता है उसके पेमेंट के लिए। अगर कुछ प्रोड्यूसर पेमेंट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाई द फर्म, बाई फर्म के द्वारा क्या किया जाए? यूज़ ऑफ वर्कर के लिए जो धन दिया जाता है, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल के लिए जो धन दिया जाता है, या फैक्ट्री के रेंट के लिए जो धन दिया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सेकंड है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वह कॉस्ट जिनका भुगतान, जिनका पेमेंट उत्पादक के द्वारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए अपने साधनों का प्रयोग के लिए भुगतान की जाती है।
यानी कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता, इट कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन बी डिक्रीज्ड। और कॉस्ट डन बाय द प्रोड्यूसर फॉर द रिसोर्सेस, जो भी कॉस्ट आती है जो प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है अपने साधनों के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने साधनों के ऊपर और अपने प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट की जाती है उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पे मैंने बोला रिसोर्सेस यानी कि साधनों के लिए। साधन का मतलब होता है यानी कि ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, वाटर या लकड़ी, इन सब चीज़ों ये साधन के रूप में आते हैं। तो अगर कोई भी कॉस्ट इन सब चीज़ों के द्वारा, सब चीज़ों के ऊपर प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन करते वक्त अगर खर्च की जाती है, इन्हें परचेज करने पे, इनकी रिपेयरिंग करने पे, इनकी जो भी चीज़ करने में, तो हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए व्हेन ए मैनेजर ऑफ अ स्मॉल फर्म, किसी छोटे फर्म का कोई एक मैनेजर है, वो विल एक्ट एज एन प्रोप्राइटर, वो एक प्रोप्राइटर के रूप में भी एक्ट करेगा और अपनी ज़मीन देगा, और उसके बदले में उसे किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं रिसीव होनी है। तो जब उसे किसी प्रकार का रिवॉर्ड दिया जाएगा, इट गेट्स रिवॉर्ड, देन द कॉस्ट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट में ऐड नहीं करते, लेकिन बहुत से अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर करते वक्त इसे टोटल कॉस्ट में ऐड करते हैं। थर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट लॉस विच इज़ प्रोवाइडेड टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर मेंटेनिंग एन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि जो प्रॉफिट, प्रॉफिट या फिर कैसे जो कॉस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट को आ रही है अपने इंडस्ट्री को एक विश्व में स्थापित करने के लिए। व्हेन फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, जब भी फर्म को सामान्य लाभ होता है, सो देयर इज नो एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। जब भी फर्म को सामान्य लाभ होता है तो उस वक्त मार्केट में, उस वक्त कंपटीशन में किसी भी प्रकार की नई फर्मों की एंट्री नहीं होती है और ना ही कोई भी फर्म उस मार्केट को छोड़ के जाती है। क्यों? क्योंकि उसे सामान्य लाभ तो हो रहा है। ये किसी भी प्रकार का कॉस्ट नहीं होता, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम मॉनेटरी कॉस्ट में भी पढ़ सकते हैं। तो किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट अगर होता है तो उस वक्त कोई भी फर्म मार्केट में एंटर नहीं करती, लेकिन उसमें जो फर्म पहले से कार्यरत है वो छोड़ के भी नहीं जाती हैं। तो सभी फर्मों को एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है और इसमें किसी भी प्रकार का नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ द फर्म की सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। इट इज़ द प्रॉफिट विच इज़ प्रोवाइडेड टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर मेंटेनिंग एन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है, सेकंड टाइप की कॉस्ट है, सेकंड क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, वो है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का डेफिनेशन यहाँ लिखे हुए हैं, द पेन, द सेक्रीफाइसेस, द प्रॉब्लम सफर्ड बाय द ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट, सो अगेंस्ट टू दिस द रिवॉर्ड विच गेट्स इज एक्चुअली कॉल्ड अ रियल कॉस्ट। यानी कि वास्तविक लागत क्या है? वास्तविक लागत वही होती है जो कोई भी ओनर के द्वारा या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो उसने तकलीफ झेली, जो उसने अपने त्याग किया, जो सेक्रीफाइसेस किए, जो जो कठिनाई झेली, उसके एवज में अगर उसे कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो एक्चुअली में वही उसके लिए रियल कॉस्ट है, वास्तविक लागत है। थर्ड आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ मनी विच एनी पर्टिकुलर यूनिट वुड अर्न इन इट्स बेस्ट फिट अल्टरनेटिव यूज इन समटाइम्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त कर सकती है, उसे हम हस्तांतरण आय कहते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ मनी विच एनी पर्टिकुलर यूनिट वुड अर्न इन इट्स बेस्ट पेड अल्टरनेटिव यूज इज समटाइम्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक अल्टरनेटिव कॉस्ट है, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट है, ट्रांसफ़र अर्निंग है, ट्रांसफ़र प्राइस है और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है। मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त कर सकती है, मतलब मनी की वह अमाउंट जो कि कोई एक यूनिट, कोई एक फैक्ट्री या कोई एक यूनिट अपने साधनों के सर्वश्रेष्ठ, अगर कोई एक साधन नहीं चल पा रहा है तो उसके एवज में हम किसी दूसरे साधन को यूज़ कर रहे हैं जो कि ठीक उसी तरह काम करता है, तो सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से अगर उस दूसरे साधन से हम कुछ आय अर्जित करते हैं तो वो एक क्या होते हैं, वो एक हस्तांतरण आय कहलाती है, ट्रांसफर अर्निंग कहलाती है, या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन कहलाती है, या डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट कहलाती है, अल्टरनेटिव कॉस्ट कहलाती है, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। फोर्थ है हमारा पास्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। पास्ट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट एक्सपेंडेड बाय द प्रोड्यूसर इन पास्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड पास्ट कॉस्ट। मतलब किसी भी प्रकार का धन अगर प्रोड्यूसर के द्वारा
प्रोडक्शन के लिए पहले ही खर्च किया जा चुका है, उसे हम कह सकते हैं कि ये पास्ट कॉस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पेन है, वो 2017 में बनाई गई, तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है इज गेट फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वन पेन इज मेड इन 2017, so total cost of manufacturing is get from books of accounts, and on basis of that tender cost is decided. So a silly increase in the cost of past, it is told that the producer's price is favorable, so there is control on revenue of producers. That's why past cost is founded in books of accounts. ये एक एग्जाम्पल था पास्ट कॉस्ट का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट विच इज़ एक्चुअली नॉट स्पेंडेड, जो कि वास्तविक में खर्च नहीं की गई है। दिस इज़ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हमें ये पता है कि ये होने वाली है, लेकिन अभी तक हमने ये कॉस्ट खर्च नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें ये पता करना कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में कितना ज़्यादा कॉस्ट आने वाला है। हाउ मच कॉस्ट विल कम इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स? इट कैन बी हायर देन एज्यूम्ड, it can be high, it can be lower then assumed, and can be lower than assumed। मतलब जो आप एज्यूम कर रहे हो, जैसे कि आपने सोचा कि अब मेरी 50,000 कॉस्ट आएगी, तो 45,000 भी आ सकती है, 40 भी आ सकती है और 70 भी आ सकती है। तो पास्ट कॉस्ट बढ़ भी सकती है, अरे फ्यूचर कॉस्ट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन पास्ट कॉस्ट जो रहती है वो हर वक्त सेम रहती है, वो हर वक्त सेम रहती है, किसी भी प्रकार का चेंजेस हम उसमें नहीं देख पाते। फिफ्थ है हमारा इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट दैट अ कंपनी इनकर्स इन अंडरटेकिंग सर्टेन एक्शंस। मतलब एक्स्ट्रा लागत जो कि कंपनी द्वारा की जाती है किसी भी प्रकार के एक्शंस को लेने के लिए, जैसे एक्सपेंडिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाना, या फिर किसी भी नए वेराइटी के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो ये एक एक्स्ट्रा के रूप में आ गया, एक एडिशनल कॉस्ट के रूप में आ गया कि आप मान लीजिए मोबाइल का प्रोडक्शन, सैमसंग मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मान लीजिए आपने किसी और कंपनी के प्रोडक्शन के मोबाइल के प्रोडक्शन भी चालू कर दिए, तो उसके लिए जो लागत आएगी, उस दूसरे वाले के लिए जो लागत आएगी, वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगी। सेकेंड है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। यानी कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि आप एक बार लगा दो, लेकिन आप फिर उससे रिकवर नहीं कर सकते, वो होती है हमारी संक कॉस्ट। ये भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे ये जो संक कॉस्ट है, इसी से आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रेम आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, या हम कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड कॉस्ट एंड लॉन्ग पीरियड कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड इन 1 ईयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कॉस्ट इनकर्ड विद इन 1 ईयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड। एक साल के अंतर्गत किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो लागत आती है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड कॉस्ट। ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिर है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट कम्स इन द लॉन्ग रन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज इन लॉन्ग रन प्रोड्यूसर कैन ब्रिंग चेंजेस एज मच एज ही वांट। लॉन्ग रन पे किसी भी एक उत्पादक को पर्याप्त समय होता है अपने उत्पादन के सभी साधनों में किसी भी प्रकार का चेंजेस करने के लिए। तो वो जो उस वक्त जो लॉन्ग रन में जो कॉस्ट आती है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट। क्योंकि उत्पादक जो है वो लॉन्ग रन में किसी भी प्रकार का चेंजेस, कितना भी चेंजेस वो आराम से कर सकता है। तो यह देखा गया है कि कॉस्ट, इट इज़ नोटिस्ड दैट कॉस्ट ओनली दिस इज प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इस वक्त जब वो परिवर्तन करता है, तो उस वक्त जो उसे कॉस्ट आती है वो हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आप रेनोवेशन करवा रहे हैं अपने फैक्ट्री का, तो उस वक्त जो कॉस्ट आएगी वो एक लॉन्ग रन कॉस्ट होगी। फिर आता है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले होगा विच कम्स ड्यू टू इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। ऐसी कॉस्ट जो कि आती है अगर आप किसी भी प्रकार की संपत्ति में वृद्धि करते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। जैसे कि आपके पास एक फैक्ट्री है, आप उस पर 20,000 रुपये किराया दे रहे हैं, लेकिन आपने एक और फैक्ट्री खरीद ली, तो उस पर भी तो आप 20,000 रुपये किराया देंगे या कितना भी किराया देंगे, तो वो कॉस्ट आपकी बढ़ गई। लेकिन एसेट बढ़ने से वो कॉस्ट बढ़ी, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। फिर है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया
कि तक इट इज़ द कॉस्ट विच वेरी विद आउटपुट, मतलब आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग ही ये कॉस्ट चेंज होती रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, 10,000 यूनिट का 10,000 प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो आपको 20,000 रुपये मिलता है। लेकिन यदि आप 20,000 यूनिट सेल करोगे तो आपको 40,000 रुपये मिलेगा। तो आप जैसे जैसे सेल बढ़ाएं तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो इस तरीके से कमीशन हो गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, तो ये आपके वेरिएबल कॉस्ट की श्रेणी में आ जाएगा। एट्थ है आपका आउट ऑफ पॉकेट एंड बुक कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब हो गया द कॉस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म टू बाई प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। यानी कि वह कॉस्ट जो कि फर्म के द्वारा दी जाती है किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट लग रही है उसके उसके मतलब उसके संदर्भ में। यानी कि जो फर्म है वो अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट करती है अपने प्रोडक्शन करवाने के लिए तो वो होगी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। जैसे लेबर का वेजेस, लेबर को वेजेस दोगे तभी तो वो काम करेंगे, तभी तो आपका प्रोडक्शन करेंगे, तो वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। अगर आप मशीन उस लेबर को जो दे रहे हैं वो कहीं किराए पे लिए तो उसका रेंट वो आप भरोगे तभी आपका प्रोडक्शन होगा। टैक्सेस अगर आप दोगे तभी आपका प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके की जो कॉस्ट होती है वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट रहती है। ये हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। नेक्स्ट है हमारा बुक कॉस्ट। बुक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बुक कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट विच इज़ एक्सपेंडेड फॉर परचेजिंग ऑफ एन एसेट एंड शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आप किसी भी प्रकार का एसेट खरीदे और उससे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी कि परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, तो वो एक तरीके का बुक कॉस्ट हो जाए क्योंकि आपने उसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर दी। फिर है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट कम्स इन बाइंग सम मशीन। अगर आप किसी मशीन को खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं तो उस पैसे को हम करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मशीन है वो 1 साल के लिए यूज़ हुई लेकिन फिर अब वो पुरानी हो गई है तो आपको दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी उस पहली वाली मशीन के जगह पे। तो जो कॉस्ट आएगी, जो दूसरी वाली मशीन खरीदने में जो कॉस्ट आएगी वही आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगी। सेकेंड है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी कि जो कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी आपने पास्ट में खर्च कर चुका है और किसी मशीन को खरीदने के लिए अगर आपने किसी भी प्रकार का कॉस्ट पहले से ही कर चुका है, पास्ट में कर चुका है, तो वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। फिर है आपका कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब हो गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। ये कंट्रोलेबल कॉस्ट एक तरीके की डायरेक्ट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑन विच देयर इज कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऐसी कॉस्ट जिसपे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का पूर्णतः कंट्रोल है कि हम इसे घटा सकते हैं, हम इसे बढ़ा सकते हैं, तो वो एक तरीके की कंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदने के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो लेबर को के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो, ओवरहेड के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो, तो ये तरीके की इसको आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो ये कंट्रोलेबल कॉस्ट है। जैसे कि रॉ मटेरियल आप खरीदने गए 10,000 का दे रहा है तो आप उससे मोल ताल कर सकते हैं कि भाई 10,000 का मत दो, 8,000 8 में दे दो, 5 में दे दो। तो इस तरीके की जो कॉस्ट होती है वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। या फिर आप खरीद लिए, खरीदने के बाद आप फैक्ट्री में आ गए और फैक्ट्री में जब आके उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपने जब उसको प्रोसेस में डाला तो आपने कॉस्ट कम करने के लिए अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल किया, स्पेशलाइज्ड लेबर का इस्तेमाल किया, तो वो एक तरीके की कंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाती है। फिर है आपका अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ये एक तरीके की इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। कॉस्ट विच ऑन विच देयर इज नो कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कॉस्ट जिसपे लोगों का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता, वो तो आपको देना ही देना। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, वो तो आपको देना है, चाहे आपकी फैक्ट्री रन हो चाहे फैक्ट्री आपकी रन ना हो। ज़मीन का किराया हो गया, तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट हम अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर है हमारा अर्जेंट एंड पोस्टपोनेबल कॉस्ट। अर्जेंट कॉस्ट का मतलब हो गया द कॉस्ट विच इज़ नेसेसरी टू स्पेंड, द कॉस्ट विच इज़ नेसेसरी टू स्पेंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए जो कॉस्ट हम खर्च करते हैं उसे अर्जेंट कॉस्ट करते हैं। जैसे कि अपने रॉ मटेरियल को सुदृढ़ बनाना, अपने रॉ मटेरियल को अच्छा बनाना, लेबर को स्पेशलाइज्ड लेबर को लाना, तो उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा देने होंगे। अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, तो आपको उसमें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो आपकी अर्जेंट कॉस्ट हो जाएगी। पोस्टपोनेबल कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट विच कैन बी पोस्टपोन्ड बाय द फर्म फॉर 1 to 2 ईयर और सेवरल मंथ। ऐसी कॉस्ट जो आप भविष्य में भी कर सकते हो उस काम को करने के लिए, तो वो आपकी पोस्टपोनेबल कॉस्ट हो जाएगी। मतलब आप
टाल दो, उस काम को करने के लिए उस काम को टाल देते हैं, तो उस काम के अंतर्गत जो कॉस्ट आने वाली थी वो आपकी पोस्टपोनेबल कॉस्ट हो गई। फिर आपका शट डाउन एंड अपॉइंटमेंट कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट का मतलब हो गया द कॉस्ट विच इज़ नेसेसरी टू पे इवन आफ्टर क्लोजर ऑफ द वर्क। मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपको देनी ही देनी है, भले आपका काम हो जाए ना हो। जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया, अपने परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, तो वो आपको फैक्ट्री बंद होने के बाद, जैसे भी कोरोना काल में बहुत से लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, लेकिन उसके एम्प्लॉय पर्याप्त रूप से सैलरी अपनी पाते रहे, तो वो एक आपकी पोस्ट अरे अपॉइंटमेंट कॉस्ट हो जाती है। फिर है आपका 13वां पॉइंट, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट यानी कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज्ड इन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर जो आप धन खर्च करते हैं, जो कि किसी प्रकार के कार्य करने के लिए उस इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब कॉस्ट विच इज़ यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड। सिंपल है, किसी भी प्रोडक्शन के लिए जो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट आएगी उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट कहेंगे। तो ये था हमारा कॉस्ट का पूरा वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरी कॉस्ट की शुरू से लेकर अंत तक क्लासिफिकेशन समझाया। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपसे और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू व्यू लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ regarding your studies. Thank you.